नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। दोस्तों, आज है 19 नवंबर 2025 एंड आज के सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स है उनको हम यहाँ डिटेल में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग से रिलेटेड। सेकंड टॉपिक हमारा यहाँ पे इंडिया की फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। थर्ड टॉपिक है हमारा यहाँ पे ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग। एंड फोर्थ टॉपिक हमारा यहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड है। फिफ्थ टॉपिक है हमारा यहाँ पे एक्सेसिव डिपेंडेंस। एंड सिक्स टॉपिक है हमारा इंडियाज माइंस। एंड लास्ट में हम बात करेंगे पीएम फसल बीमा योजना के बारे में। तो दोस्तों, इन सब टॉपिक्स को हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली टेलीग्राम ओपन करना, उसमें सर्च बॉक्स में टाइप करना द यूपीएससी टाइम्स, या फिर आप इस क्यूआर कोड को भी यहाँ से सीधा स्कैन करके इस चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको इस सेशन की पीडीएफ तो मिलेगी ही, साथ में जो है द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स। द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी measures how universities contribute to environmental protection, social responsibility, and good governance. These rankings focus on how institutions promote sustainability through eco-friendly practices, social impact initiatives, and strong organizational policies. तो यहाँ पे जो है क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग ये चेक करता है कि वर्ल्ड की जो यूनिवर्सिटीज है वो एनवायरनमेंट को कितना प्रोटेक्ट करती है, सोसाइटी के लिए यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन देती है, और उनका गवर्नेंस यहाँ पे कितना स्ट्रांग है। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो ये रैंकिंग बताती है कि एक यूनिवर्सिटी कितनी रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर फ्रेंडली यहाँ पे है। The ranking use indicators such as environmental research, productivity, teaching related sustainability, equality and access for student, industry collaboration, health and well-being support. Together, these factors help measure the overall sustainable impact a university creates. तो यहाँ पे क्यूएस के इंडिकेटर्स एनवायरमेंट रिसर्च, सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन, इक्वलिटी, नॉलेज एक्सचेंज, एम्प्लॉयबिलिटी और हेल्थ वेलबींग जैसे एरियाज को जज करते हैं। मतलब एक यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि सोसाइटी और एनवायरमेंट के लिए यहाँ पे कितना काम कर रही है, ये सब मिलकर यहाँ पे स्कोर को डिसाइड करते हैं। The 2026 QS Sustainability Ranking shows that India has 103 universities featured, making it the fourth highest in the world after US, China and UK. तो यहाँ पे जो है 2026 में इंडिया की 103 यूनिवर्सिटीज शामिल हुई, जो दिखाता है कि इंडिया सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन में ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यहाँ पे बना रहा है। बस यूएस, चाइना और यूके ही इंडिया से यहाँ पे आगे है। This year's ranking were dominated by institutions from the UK, Canada, Sweden, and the US, with Sweden's Land University securing the top global position. तो यहाँ पे इस साल टॉप यूनिवर्सिटीज मेनली यूके, कनाडा, स्वीडन एंड यूएस की यूनिवर्सिटीज ने ली। सबसे ऊपर यहाँ पे स्वीडन की जो है लैंड यूनिवर्सिटी रही। ये सस्टेनेबिलिटी में जो है वर्ल्ड लीडर यहाँ पे इनको इसको माना जाता है। अमोंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस, आईआईटी दिल्ली परफॉर्म द बेस्ट एंड द रैंक 205 globally. India also had 12 universities in the top 500, इक्वल टू चाइना एंड नीदरलैंड। तो यहाँ पे जो है इंडिया में सबसे अच्छा परफॉर्म आईआईटी दिल्ली ने किया है, जो वर्ल्ड रैंकिंग में यहाँ पे 205 नंबर पे आया है। मतलब इंडिया की जो है 12 यूनिवर्सिटीज, 12 यूनिवर्सिटीज जो है यहाँ पे टॉप 500 में आई, और जो चाइना और नीदरलैंड के बराबर है। ये इंडिया के लिए एक तरीके से पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। However, compared to last year, many top Indian institutions saw a drop in their positions, including IIT Madras, IIT Kanpur, IISc, and Jadavpur University. तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का रैंक यहाँ पे थोड़ा गिरा है, स्पेशली आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईएससी और जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग नीचे गई। ये दिखाता है कि कंपटीशन और टफ यहाँ पे हो गया है।
at the indicator level, IIT Delhi and IIT Kharagpur entered the top 100 globally for employability, while Delhi University ranked 94th in the world for knowledge exchange. तो यहाँ पे जो है इंडिकेटर्स में इंडिया का परफॉर्मेंस जो है बेटर दिखा। एम्प्लॉयबिलिटी में जो है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर यहाँ पे टॉप 100 में आए। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी नॉलेज एक्सचेंज में जो है टॉप 100 में जो है यहाँ पे 94th पोजीशन में जो आई, जो काफी यहाँ पे एक तरीके से स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट है। अब सेकंड टॉपिक है हमारा इंडिया सीरियल मैच। India's food procurement system was created to ensure food security by buying rice and wheat from farmers at minimum support price (MSP). The government purchases these grains, store them in the central pool, and distribute them through the public distribution system. This system protects farmers from price crashes and ensures a stable supply of food grains to the poor. अब यहाँ पे इंडिया का जो है फूड प्रोक्यूरमेंट सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि जो है देश में फूड सिक्योरिटी बनी रहे और फार्मर्स को जो है एमएसपी पर गारंटीड जो है खरीदारी मिल सके। गवर्नमेंट यहाँ पे राइस और वीट को जो है एमएसपी पर जो है परचेज करती है और जो है सेंट्रल पूल में स्टोर करती है और बाद में जो है पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो है पुअर फैमिलीज को देती है। इससे जो है फार्मर्स को प्राइस गिरने का जो है यहाँ पे रिस्क नहीं रहता और लोगों को जो है सस्ता फूड भी अवेलेबल रहता है। However, this system has become heavily focused on rice and wheat, ignoring crops like pulses, oilseeds. This imbalance affects crop diversity, leads to overproduction of rice, and increases India's dependence on imports for essential items such as edible oil and pulses। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे ये सिस्टम राइस और वीट तक ही जो है लिमिटेड हो गया है। पल्सेस और ऑयल सीड्स जैसे क्रॉप्स पर ध्यान कम हो गया। इस वजह से जो है क्रॉप डाइवर्सिटी कम होती जा रही है। राइस की ओवर प्रोडक्शन हो रही है और पल्सेस और ऑयल सीड्स के लिए जो है इंडिया को इम्पोर्ट पर यहाँ पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। The controversy in the Tamil Nadu over paddy procurement during the Kuruvai season shows the stress on existing procurement model. Farmers faced confusion and delays, which reflect deeper structural issues in how the government buy rice. तो यहाँ पे जो है तमिलनाडु में कुरुवाई सीजन के दौरान पैडी प्रोक्यूरमेंट पर जो कंट्रोवर्सी हुई उससे पता चलता है कि सिस्टम पर प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है। फार्मर्स को जो है डिलेज और कंफ्यूजन फेस करना पड़ा, जो बताता है कि प्रोक्यूरमेंट सिस्टम में डीपर प्रॉब्लम है। According to government data, paddy procurement across India increased sharply from 82.08 lakh tons last year to nearly 119.86 lakh tons this year. This shows that despite issues, rice procurement is rising and the central stocks keep growing। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से जो इस साल का पैडी का प्रोक्यूरमेंट है वो 82 लाख टन से बढ़कर यहाँ पे जो है 119 लाख टन तक हो गया है। मतलब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी राइस की खरीदारी लगातार बढ़ रही है और सेंट्रल गोदाम्स में स्टॉक यहाँ पे जमता जा रहा है एक तरीके से। In fact, central stocks of rice are far above the required norm, more than twice the prescribed amount. For example, the this October the government had 356.1 lakh tons, while the required norm was only 102.5 lakh tons। तो यहाँ पे जो है सेंट्रल पूल में राइस का स्टॉक रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा हो गया है, एक तरीके से नॉर्म का जो है डबल से ऊपर है। जैसे ही अक्टूबर में जो है 102 लाख टन होना चाहिए था, पर गवर्नमेंट के पास यहाँ पे 356 लाख टन यहाँ पे पड़ा हुआ था। ये ओवर स्टॉकिंग सिस्टम को यहाँ पे इम्बेलेंस कर देता है। At the same time, India is spending heavily on importing pulses and edible oils. Even though India is the world's largest producer of pulses, low MSP procurement of pulses in the last 2 years has increased dependence on import।
तो यहाँ पे जो है इसी के साथ जो है इंडिया पल्सेस और एडिबल और जो ऑयल है उनका यहाँ पे इंपोर्ट करने में जो है बहुत पैसा खर्च कर रहा है, जबकि पल्सेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी इंडिया ही है। पिछले 2 सालों में जो है यहाँ पे पल्सेस का एमएसपी पर प्रोक्यूरमेंट कम हुआ, इसलिए जो है इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस यहाँ पे बढ़ गया है। Experts argue that India must shift from excessive price procurement to more balanced crop diversification. Encouraging farmers to grow pulses and oil seeds can reduce imports will and make agriculture environmentally sustainable. तो यहाँ पे जो है एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को यहाँ पे राइस पर ओवर फोकस जो है हटाकर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है बढ़ाने की जरूरत है। अगर फार्मर्स को पल्सेस और ऑयल सीड्स ग्रो करने के लिए इंसेंटिव मिले तो इनपुट्स कम होंगे एक तरीके से, और जो है फार्मिंग भी एनवायरमेंट फ्रेंडली बन जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग्स। The idea of happiness in the global rankings is not only about economic growth, but about how people feel in their daily lives. Countries like Finland top the list because their citizens experience high level of social trust, strong public support, public services, safety, mental well-being, and low inequality. These factors create a stable and stress-free life, which contributes to overall satisfaction. तो यहाँ पे जो है फिनलैंड के लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है उन्हें सेफ एनवायरनमेंट जो है मिलता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है, एंड जो सोसाइटी है वो एक इक्वल सोसाइटी होती है एक तरीके से। यहाँ लोगों को जो है गवर्नमेंट सर्विसेज पर भरोसा होता है और मेंटल पीस भी जो है हाई होती है। India, despite being a fast growing major economy, scores low because happiness is measured through emotional well being, social trust, freedom, mental health, not GDP alone. Factors like pressure, inequality, corruption, perception, and weak social trust reduces the overall happiness score. तो इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पे स्ट्रांग है, पर लोगों के जो है डेली स्ट्रेस, इनइक्वलिटी, करप्शन, परसेप्शन एंड जो है सोशल सपोर्ट कम होने की वजह से जो है हैप्पीनेस जो स्कोर है इंडिया का वो नीचे जाता है। यहाँ जो है प्रोग्रेस है पर मेंटल पीस कम है, हम बोल सकते हैं। एंड the World Happiness Report 2025 was released by the Wellbeing Research Center at Oxford, ranking Finland first for the 8 years in a row, and India's ranked is 118 out of 147 countries, which a score of 4.389। तो यहाँ पे जो है 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से फिनलैंड यहाँ पे फिर से नंबर 1 पर आया है, जबकि इंडिया 118वीं पोजीशन पे है। स्कोर थोड़ा इम्प्रूव हुआ है पर रैंकिंग अभी भी काफ़ी नीचे है इंडिया की। The report aims to highlight well-being, not economic power. It promotes mental health, quality of life, social trust, and emotional stability as key indicators of national happiness। तो ये रिपोर्ट जो है यहाँ पे जीडीपी नहीं बल्कि जो लोगों की मेंटल हेल्थ, सोशल ट्रस्ट और लाइफ क्वालिटी जैसे फैक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। इसलिए सिर्फ इकोनॉमी स्ट्रांग होने से रैंकिंग यहाँ पे जो है इम्प्रूव नहीं होती। 6 indicators determine the rankings: GDP per capita, healthy life expectancy, social support, freedom of choice, generosity and corruption perception. Nordic countries scores high across the most of these indicators। अब रैंकिंग डिसाइड होती है यहाँ पे इकोनॉमी, हेल्थ, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम, जनरसिटी और करप्शन के बेसिस पर। जो नॉर्डिक कंट्रीज है इन सब में जो है इन सब चीज़ों में जो है वो आगे है, इसलिए वो है यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है। Worldwide, Finland, Denmark, Iceland remain the top three. Afghanistan is the unhappiest country. Meanwhile, Costa Rica and Mexico entered the top 10, while the US, UK fell due to rising loneliness and social dissatisfaction.
तो यहाँ पे जो है टॉप टॉप में फिर से जो है फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये टॉप थ्री में है। और जो अफगानिस्तान है यहाँ पे सबसे नीचे है, और कोस्टा रिका और मैक्सिको जो है ऊपर आए हैं, पर यूएस और यूके गिर गए क्योंकि वहाँ जो है लॉनलीनेस और डिससेटिस्फेक्शन जो है लोगों के बीच बढ़ रहा है। India's scores improved slightly compared to previous year, but still remains below Pakistan and Nepal. This suggests that the economic growth alone cannot raise the happiness without improvement in social trust, services, and emotional well-being. तो यहाँ पे जो है इंडिया का स्कोर बेहतर हुआ है यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान और नेपाल जैसी कंट्रीज से अभी भी हम नीचे है। इससे पता चलता है कि सिर्फ जीडीपी बढ़ने से हैप्पीनेस नहीं बढ़ती, सोशल ट्रस्ट और सर्विसेज, मेंटल पीस भी यहाँ पे जो है जरूरी होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। Roads are traditionally considered essential for development because they improve connectivity, open markets, connect remote regions, and allow the movement of people and goods. In normal terrains, and road construction focuses mainly on engineering efficiency and cost effectiveness. However, in the mountainous terrains, the situation becomes far more complex because these areas have steep slopes, fragile soil, and ecosystem that can be easily disturbed. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो रोड्स होते हैं वो हमेशा डेवलपमेंट की निशानी मानी जाती है क्योंकि ये लोगों को जोड़ती है, मार्केट्स तक पहुंच बनाती है एक तरीके से, और जो रिमोट एरिया आते हैं उनको मेन सिटीज से जोड़ती है, कनेक्ट करती है। प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे रोड बनाना कंपेरेटिवली इजी होता है माउंटेनियस एरियाज से। जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, यहाँ पे जो है लैंड स्लिपरी होती है, मिट्टी फ्रेजाइल होती है, और छोटा सा डिस्टर्बेंस भी एक पूरे इकोसिस्टम को तो जो है यहाँ पे एक तरीके से अफेक्ट कर सकता है। Mountain and road construction require careful planning because it passes through forest, grazing lands, water sources, and areas with high seismic activity. These regions depend on glaciers, springs, and rivers for their hydrology, making them sensitive to soil cutting, blasting, and construction. Therefore, environmental assessment and community consultation becomes crucial to prevent long-term ecological and social harm. तो यहाँ पे जो है पहाड़ी जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं वहाँ पे रोड बनाना सिर्फ एक इंजीनियरिंग का काम नहीं होता, ये फॉरेस्ट जो है वाटर सोर्सेज, ग्रेजिंग लैंड्स को भी जो है अफेक्ट करता है। कश्मीर और हिमालय रीजन्स में स्पेशली जो है ये रीजन जो है सेंसिटिव होते हैं क्योंकि ये ग्लेशियर्स और रिवर्स पर डिपेंड करते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन बिना प्लानिंग के किया हो, जो है कंस्ट्रक्शन बिना प्लानिंग के हो, तो लैंडस्लाइड्स, वाटर पॉल्यूशन और लोगों की लाइफ को डायरेक्ट यहाँ पे इम्पेक्ट करता है एक तरीके से। इसीलिए जो है एनवायरमेंटल स्टडीज और पब्लिक कंसल्टेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। In October 2024, the Ministry of Road Transport and Highways issued a tender for preparing detailed project report for two-lane highway from Sopian Magam, passing through fragile mountain regions such as Kellar, Pekharpura, and Yosumag, uh, Dundapatri. While this promises better connectivity, and the alignment runs through ecologically sensitive areas। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अक्टूबर 2024 में यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जो है सोफियन से मगाम तक एक टू लेन हाईवे का जो है यहाँ पे डीपीआर बनाने का एक तरीके से टेंडर दिया। ये रूट बहुत ही जो है डेलिकेट पहाड़ी एरिया से गुजरता है, कनेक्टिविटी तो इम्प्रूव होगी यहाँ पे, बट ये जो फॉरेस्ट और वाटर कैचमेंट को यहाँ पे डिस्टर्ब भी कर सकता है। Although the project appears beneficial on paper, the Kashmir Valley is known for its fragile landscape, high seismic activity, and glacier-fed water system. Roads in such areas can disturb natural drainage, increase landslides, and impact biodiversity। तो यहाँ पे जो है पेपर पर जो है प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, कश्मीर का यहाँ पे टेरेन बहुत फ्रेजाइल है। यहाँ अर्थक्वेक्स आते हैं, जमीन वीक होती है, पानी ग्लेशियर से आता है, रोड कटिंग से लैंडस्लाइड, पानी का जो है फ्लो चेंज होना, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्बेंस जैसे यहाँ पे इश्यूज जो है हो सकते हैं।
तो under India's environmental impact assessment rules, major roads projects must undergo environmental assessment. But in 2022, the government exempted all projects with 100 kilometers of the line of control from this requirement, allowing construction without prior environmental clearance. तो यहाँ पे जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रूल्स के हिसाब से जो है बड़े रोड प्रोजेक्ट को जो एनवायरमेंट असेसमेंट करना जरूरी होता है, पर 2022 में जो है गवर्नमेंट ने जो है एलओसी से 100 किलोमीटर के अंदर के रोड प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस से एग्जेम्प्ट कर दिया। मतलब अब बिना ईआईए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ही जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड है। This exemption was justified on security grounds to speed up road building in border regions, but it also removes public consultation and reduces environmental scrutiny in areas that are already ecologically vulnerable. तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने बोला कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जो है रोड फास्ट बनाना जरूरी है, इसलिए एग्जेम्पशन दिया गया। पर प्रॉब्लम ये है कि इससे जो है पब्लिक हियरिंग और एनवायरमेंटल चेक्स कम हो गए, जबकि जो है ये एरियाज पहले ही बहुत जो है एक तरीके से सेंसिटिव जो है माने जाते हैं। Despite requiring studies such as slope stability, disaster management, hydrological impact, and compensatory plantation, there is no evidence that these assessments have begun for NH 701A. Without them, construction could worsen erosion, landslides, and water quality in the glacier fed systems. तो यहाँ पे जो है लॉ के हिसाब से स्लोप स्टेबिलिटी, हाइड्रोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे मतलब इनको स्टडी करना जरूरी होता है। पर NH 701A के केस में जो है यहाँ पे अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि स्टडीज हुई है। अगर बिना स्टडी के ही वर्क स्टार्ट हुआ तो इरोजन बढ़ सकता है, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो सकती है और पानी की क्वालिटी भी जो है एक तरीके से खराब हो सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेसिव डिपेंडेंस। A country's trade structure refer to what kinds of goods it exports and imports, how dependent it is on particular market and products. When a nation relies heavily on one country, like the US for its exports, or on certain commodities like gold or crude oil for its import, it becomes vulnerable. Any shock, such as tariffs, sanctions, price fluctuation, political tensions, can disrupt its entire external trade balance. तो यहाँ पे जो है एक देश का ट्रेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट करता है और क्या वो है इंपोर्ट करता है और किस कंट्री पर कितना डिपेंडेंट है। अगर एक कंट्री एक मार्केट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए, जैसे कि इंडिया का यूएस पर, तो कोई भी टैरिफ्स या जो पॉलिटिकल इश्यूज पूरे ट्रेड को यहाँ पे हिला सकता है एक तरीके से। इसीलिए जो ट्रेड स्ट्रक्चर को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। A structural shift in trade means a long-term change in the nature of exports and imports, such as moving away from dominant market, reducing dependence on a few products, or diversifying supply chains. Such tariffs are often painful in short run, but beneficial in the long run because they reduces vulnerability and make trade more resilient. तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चरल शिफ्ट का मतलब होता है कि देश अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पैटर्न को परमानेंटली यहाँ पे चेंज करना। जैसे जैसे कि मतलब एक ही मार्केट पर डिपेंडेंट रहने की जगह नए मार्केट्स ढूंढना या इंपोर्ट्स के जो सोर्सेस डाइवर्सिफाई करना। शॉर्ट टर्म के लिए ये जो चीज़ें टफ हो सकती है, पर लॉन्ग टर्म के लिए जो है इकोनॉमी को ज़्यादा स्टेबल और जो है सिक्योर बनाता है। India recorded a very high goods trade deficit in October because exports fell and imports rose sharply. And the major shock came from US imposing 50% tariff on Indian goods, especially since the US India's biggest export market. As a result, India's export to US dropped significantly.
तो यहाँ पे जो है अक्टूबर अक्टूबर में जो है इंडिया का जो है ट्रेड डेफिसिट इसलिए बढ़ गया क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स है वो कम हो गए और इम्पोर्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। यूएस ने जो है यहाँ पे 50% टैरिफ लगा दिया, और क्योंकि यूएस इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बायर है, इससे जो है एक्सपोर्ट्स में तेजी से जो है गिरावट आई। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स पर जो है पड़ा। And a surprising rise in gold and silver imports inflated the deficit. Gold imports almost tripled, and silver imports increased 5 times, suggesting that people were buying bullions as a hedge due to economic uncertainty and a weakening rupee। तो गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिनसे जो है डेफिसिट और भी जो है बढ़ गया। लोगों ने अनसर्टेनिटी के टाइम में जो है गोल्ड सिल्वर को सेफ इन्वेस्टमेंट माना, और रुपी की गिरावट ने ही जो है इस ट्रेंड को जो है एक तरीके से और स्ट्रांग बना दिया। इसलिए जो बिलियंस इंपोर्ट्स रिकॉर्ड लेवल तक जो है पहुंच गया। Labor-intensive exports such as textiles and garments, yarn, engineering goods witnessed sharp decline, and these sectors depend heavily on the US market. So the tariffs shock directly reduces the export number and hurt employment linked industries। तो यहाँ पे टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, यार्न और इंजीनियरिंग जैसे लेबर हैवी सेक्टर्स में एक्सपोर्ट में तेजी से जो है गिरावट आई। ये सेक्टर्स यूएस मार्केट पर डिपेंडेंट है, इसलिए टैरिफ के बाद जो है उनके एक्सपोर्ट सीधे इम्पेक्ट हुए। इसका इफेक्ट वर्कर्स और स्मॉल यूनिट्स पर भी जो है पड़ा। Imports also increased because many industries started using cheaper imported intermediate goods to keep export products competitive. And this implies that instead of relying on domestic inputs, firms preferred low-cost foreign materials, which pushed import value higher। तो यहाँ पे जो है इम्पोर्ट्स इसलिए भी बढ़े क्योंकि इंडियन कंपनीज ने सस्ता इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल यूज करना शुरू कर दिया, ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सस्ते पड़े और जो है कॉम्पिटिटिव रहे। डोमेस्टिक इनपुट्स के बजाय जो है फॉरेन रॉ मटेरियल चूज करने से इम्पोर्ट विल जो है और बढ़ गया। There are signs that India may be shifting its trade pattern, reducing imports from Russia and increasing imports from US, possibly to ease trade tensions. If this continues even after tariff issues settle, it may indicate a long-term structural change in India's trade portfolio। तो यहाँ पे जो है इंडिया ने रसिया से इंपोर्ट जो है कम किए और यूएस से इंपोर्ट बढ़ाए। शायद रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए ये सही है। अगर जो ये ट्रेंड टैरिफ्स के इशू के बाद भी जो है कंटिन्यू होता है, तो ये क्लियर सिग्नल है, एक तरीके से सिग्नल होगा कि एक तरीके से कि इंडिया का ट्रेड पैटर्न जो है परमानेंट तौर पर जो है शिफ्ट हो रहा है एक तरीके से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियाज माइंस। Sonbhadra, located in the southeastern Uttar Pradesh, is a part of mineral-rich region connecting Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, and Madhya Pradesh. Despite being one of India's most resource-rich belt, the area faces slow human development. Sonbhadra is also called as India's energy capital because it hosts nearly 6,000 megawatt of coal-based power capacity, almost हाफ ऑफ तमिलनाडु टोटल कैपेसिटी। तो यहाँ पे सोनभद्रा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो मिनरल्स से बहुत रिच है, क्योंकि ये यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार एंड छत्तीसगढ़ के बीच का रीजन को यहाँ पे कवर करता है। पर यहाँ पे आयरनी ये है कि इतने रिसोर्सेस होने के बावजूद भी यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल बहुत लो है। इस डिस्ट्रिक्ट को जो है एनर्जी कैपिटल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 6,000 मेगावाट का जो है कॉयल पावर कैपेसिटी है, जो जो है तमिलनाडु के टोटल कैपेसिटी का यहाँ पे जो है आधा है। The name Sonbhadra itself signifies prosperity, yet the region struggles with development indicators such as education, healthcare, and worker safety, and its vast mineral wealth attracts expensive mining
acquiring, creating both economic opportunities and significant risks. तो यहाँ पे सोनभद्रा का मतलब होता है कि जो धन दौलत मतलब इसका मतलब ये प्रॉस्पेरिटी है इसके नाम में, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। पर यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी में यहाँ डेवलपमेंट इंडिकेटर जैसे एजुकेशन, हेल्थ और वर्कर सेफ्टी बहुत वीक है। माइंस और क्वारीज काम तो जो है बहुत आते हैं माइंस एंड क्वारीज, पर यहाँ पे जो है साथ ही जो है एक बहुत ज्यादा रिस्क भी एक तरीके से क्रिएट करते हैं। A strong quarry in Obra, Sonbhadra collapsed on Saturday, trapping nearly a dozen workers under debris. The death toll is rising. The rescue teams still hope that some workers may be alive. तो यहाँ पे जो है ओबरा की जो क्वारी में अचानक से गिरावट हो गई, जिसमें लगभग 10-12 जो 10 to 12 वर्कर्स फंस गए और डेथ नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। पर रेस्क्यू टीम को लगता है कि उम्मीद है उनको कि अभी भी कुछ लोग शायद जिंदा हो। एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड ए 3-tier इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, माइनिंग डिपेंडेंट डिपार्टमेंट टू फाइंड आउट व्हाट कॉज द कोलैप्स। तो यहाँ पे सरकार ने जो है स्टेट गवर्नमेंट ने जो है 3 लेवल की इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एंड माइनिंग डिपार्टमेंट जो है मिलकर पता लगाएंगे कि एक्सीडेंट का जो है यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है इसका मेन जो मतलब किस वजह से हुआ है, इसका रीजन क्या है। एन FIR हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द क्वारी ओनर फॉर एलिजेडली neglecting safety rules and allowing unsafe working conditions। तो यहाँ पे कुआरी के जो मालिक है उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, क्योंकि उन्होंने सेफ्टी रूल्स जो है फॉलो नहीं किए और वर्कर्स को जो है अनसेफ एनवायरनमेंट में काम करवाया एक तरीके से। द क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड अबाउट वेदर द गवर्नमेंट मॉनिटर्ड सेफ्टी properly, or whether workers had adequate safety training and protective gear। तो यहाँ पे सवाल ये उठ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सेफ्टी प्रॉपरली चेक की थी या नहीं, और क्या वर्कर्स को सही ट्रेनिंग और सेफ्टी इक्विपमेंट मिला था या नहीं मिला था। एक्सपर्ट्स हाईलाइट्स दैट प्रॉपर जियोलॉजिकल स्टडीज, साइंटिफिक ब्लास्टिंग डिजाइन एंड benching techniques were not followed, which could have prevented the collapse। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि माइनिंग से पहले जियोलॉजी की स्टडी, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग और हिल स्लोप पे सेफ्टी बेंच बनाना जरूरी होता है, और अगर ये स्टेप्स फॉलो किए होते तो शायद ये एक्सीडेंट यहाँ पे जो है नहीं होता। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है PM फसल बीमा योजना। The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, launched in 2016, is a nationwide crop insurance scheme designed to protect farmers from financial losses due to events such as natural calamities, pests, and diseases. It follows one nation, one scheme concept and replaced earlier schemes like NAIS and MNAIS. These schemes provide insurance coverage from the pre-sowing stage to the post-harvest periods, and aim to stabilize farmers' income, promote modern agricultural practices, and ensures adequate credit flow to the agricultural sector। अब यहाँ पे जो है PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, ताकि फार्मर्स को नेचुरल कैलामिटीज, पेस्ट, डिजीजेज जैसे रिस्क से जो है प्रोटेक्शन मिल सके। ये स्कीम वन नेशन वन स्कीम्स के कॉन्सेप्ट पर बनी है और पुरानी स्कीम्स जैसे NAIS एंड MNAIS को रिप्लेस किया मतलब। एंड प्री शोइंग से लेकर जो है पोस्ट हार्वेस्ट तक इंश्योरेंस कवर मिलता है, जिससे जो है फार्मर्स की इनकम जो है स्टेबल रहे और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अडॉप्ट हो सके, और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी जो है क्रेडिट फ्लो बढ़े एक तरीके से। Under PMFBY, farmers pay a very low premium, 2% for Kharif crops and 1.5% for the Rabi crops, and 5% for commercial and horticulture crops.
The remaining premium is shared by the central and the state, and this is the scheme covers losses due to prevented sowing and standing crop damage, post harvest losses, and localized calamities. However, losses due to war, nuclear risk, and malicious damage and other preventable causes are not covered. तो यहाँ पे इस स्कीम में जो है फार्मर्स को एक बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है। खरीफ क्रॉप्स के लिए 2% एंड रबी क्रॉप्स के लिए 1.5%, और जो कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%। बाकी अमाउंट जो है यहाँ पे स्टेट एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर भरते हैं। स्कीम्स यहाँ पे जो है प्रिवेंटेड, जो ये स्कीम है प्रिवेंटेड शोइंग स्टैंडिंग क्रॉप डैमेज, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस एंड जो और अदर कैलेमिटी जैसे सिचुएशंस को कवर करती है। पर इसमें जो है वॉर, न्यूक्लियर रिस्क या इंटेंशनली की गई डैमेज जैसे लॉसेस को यहाँ पे कवर नहीं किया जाता। And the Union Agriculture Ministry has recently updated PMFBY guidelines to include compensation for crops loss caused by wild animal attack, and this will now be recognized as the fifth add-on cover under the localized risk category. Farmers groups had long demanded that this inclusion, as wild animals often destroy crops in many regions. तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ने अब वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से होने वाले क्रॉप लॉस लॉस को भी जो है स्कीम्स में जो है इस स्कीम में ऑफिशियली इंक्लूड कर दिया है। इससे जो है लोकलाइज्ड रिस्क के अंदर जो है फिफ्थ एड ऑन कवर माना जाएगा इसको। एंड फार्मर्स का ये डिमांड काफ़ी टाइम से था क्योंकि जो है यहाँ पे एरियाज में जो है जंगली जानवर जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो फसलों को जो है हैवी डैमेज पहुंचाते हैं कभी कभी। Under new guidelines, each state will notify specific wild animal responsible for crop damage and identity vulnerable districts or insurance units based on past data. This allows reason-wise assessment and reduces disrupt during insurance claims. तो यहाँ पे जो है नए रूल्स के हिसाब से जो हर स्टेट अपने एरियाज में कौन से वाइल्ड एनिमल्स क्रॉप डैमेज करते हैं उसकी लिस्ट बनाएंगे, यहाँ पे बनाएगा। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो है अफेक्टेड होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेगा, इससे कि जो है इंश्योरेंस क्लेम्स जो है ज़्यादा क्लियर और फेयर तरीके से हैंडल हो पाए। Farmers must report crop loss with 72 hours through the crop insurance app by uploading geotags photographs. This ensures timely verification and prevent false claims. तो यहाँ जो है ये बोला जा रहा है कि जो फार्मर्स है उसको क्रॉप जो लॉस हुआ है उसके 72 आवर्स के अंदर ही जो है क्रॉप इंश्योरेंस एप्स पर जो है अपलोड करना होगा इसका रिपोर्ट। एंड साथ में जो है जियो टैग्ड फोटोज भी देनी होंगी। इससे जो है वेरिफिकेशन फास्ट होता है और जो है फेक क्लेम्स को यहाँ पे जो है रोका जा सकता है। न्यू प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2026 खरीफ सीजन, एंड दिस टाइम गैप allow state insurance companies and local agencies to prepare necessary mechanism and training। तो यहाँ पे ये नए रूल्स है जो 2026 के जो खरीफ सीजन से लागू होंगे। एंड इससे जो है स्टेट और इंश्योरेंस कंपनीज को पूरा सिस्टम प्रिपेयर करने के लिए टाइम मिल जाएगा। जैसे कि जो है यहाँ जैसे ट्रेनिंग एंड डेटा कलेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। By adding wild animal attacks and paddy inundation to the list of insurable risks, PMFBY becomes more comprehensive and responsive to real challenge faced by farmers, and these updates strengthen the safety net for rural agriculture communities। तो यहाँ पे जो है वाइल्ड एनिमल के अटैक्स और पैडी इनंडेशन को स्कीम में जो है इंक्लूड करने से PMFBY और स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल बन गया है, मतलब स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल बन गया है। ये उन रियल प्रॉब्लम्स को कवर करता है जिनका जो है जिनका सामना फार्मर्स डेली बेसिस पर करते हैं, एंड इससे जो है रूरल फार्मर्स को जो है बेटर प्रोटेक्शन एक तरीके से मिलेगी। तो दोस्तों आज का द हिंदू एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।